हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर होने वाली पार्टियों की बैठक होती है, उसमें जो निर्णय लिए थे या फिर जो घोषणाएं की थी, उनमें से कुछ घोषणाओं को आधिकारिक मान्यता दे दी है। यानी कि अब भारत आधिकारिक रूप से उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करेगा। ठीक, तो आज के इस डिस्कशन में हमारा फोकस इस पर ही है कि ग्लासगो बैठक के कौन से वादे बने भारत के आधिकारिक लक्ष्य। तो किन वादों को भारत ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है और उनकी पूर्ति के लिए भारत अब प्रयास करेगा। तो हाँ, एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि फिर क्या जो वादे हम लोग वहां पर जाकर करते हैं या भारत के प्रधानमंत्री या भारत सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति जाकर के करता है, तो क्या हम उन्हें पूरा नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर हम उन लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं। वहां पर हम एक ये आइडिया देते हैं कि हम इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रयास करेंगे। लेकिन जब किसी चीज की आधिकारिक घोषणा हो जाती है, आधिकारिक रूप से उसको अपना लिया जाता है, वहां पर इस बात का एक तरीके से प्रमाण रहता है या फिर एक दावा रहता है सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कि हाँ, अब इस दिशा में प्रयास किया ही जाएगा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन इसी पर रहने वाला है। खबर है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स इंडियाज क्लाइमेट प्लेज। जो हमने प्रतिज्ञाएं ली थी, जो घोषणाएं की थी, अब उनको पूरा करने के लिए आधिकारिक रूप से इसको अपना लिया है और यही आधिकारिक पत्र आज का चर्चा का विषय है। और इस पर जो जो बातें निकलेंगी हम उनको देखेंगे कि क्या घोषणा की गई है, इस पत्र को अपनाए जाने की आवश्यकता आखिर क्यों थी, क्यों ऐसा हम आधिकारिक रूप से घोषित करते हैं। ग्लासगो बैठक जब हुई थी, उसमें क्या क्या लक्ष्यों की बात भारत ने की थी, आधिकारिक रूप से जो पुष्टि की गई है उसमें किन लक्ष्यों को इनमें से अपनाया गया है और भारत की अभी तक की क्या प्रगति रही है, क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने। और एक सवाल जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे और एक सवाल प्रीलिम्स का भी रहेगा जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, ताकि आप अपने रिवीजन को और ज्यादा अपडेट करते रहें, रिवीजन बेहतर करते रहें। ठीक, यह जो विषय है जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 दोनों से ही हम जोड़ करके देख रहे हैं। वैसे तो यह जो विषय है पर्यावरण संरक्षण से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन जीएस पेपर 2 का हल्का सा जिक्र इस संदर्भ में है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्योंकि वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले जो प्रयास, उसमें वैश्विक देशों का जो समूह है वो शामिल होता है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक परिघटना है, इसलिए किसी भी एक देश के द्वारा किए जाने वाले प्रयास जलवायु परिवर्तन की घटना को रोकने में या फिर जो हमारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने में कारगर नहीं होंगे। इसलिए जब सभी देशों का सामूहिक प्रयास देखने को मिलेगा, तभी ये लक्ष्य हम पूरे कर पा रहे होंगे। इसलिए जो देशों के बीच में लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए देशों के बीच का जो योगदान है वो भी बेहतर होना चाहिए। तो हालिया घोषणा क्या की गई है? तो भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी कहते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के अपडेट को मंजूरी दे दी है। एक तरह से अपडेट को मंजूरी दी है, यानी को अपडेट कर दिया है। तो पहले भी कोई एनडीसी रहा होगा, निश्चित तौर पर था। उस एनडीसी में जो लक्ष्य थे अब उनको अपडेट कर दिया है और हमने ये कहा है कि हम इन लक्ष्यों को पूरा करेंगे आधिकारिक रूप से। यह जो घोषणा की है किसने की है? कैबिनेट कमेटी ने। कैबिनेट कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको अप्रूव कर दिया है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। इसको कहा जाता है कि ये संयुक्त राष्ट्र के लिए यानी यूएनएफ ट्रिपल सी के लिए एक तरह का औपचारिक संवाद है। औपचारिक का मतलब देशों ने जो बातें कही हैं निश्चित तौर पर ऑन पेपर उस रूप में इसको देखते हैं। ठीक, इसके अलावा जो वैश्विक टेम्परेचर को बढ़ने से रोकने के लिए देशों ने कदम उठाने की बात की थी, उसकी व्याख्या इसके अंतर्गत रहती है कि हमने ऐसा कहा था कि इस सदी के अंत तक हम 2 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान वृद्धि है उसको सीमित करने का प्रयास करेंगे। सभी देशों ने ऐसा कहा था। ठीक, अब बात आती है कब कहा था, इसको देखें। तो पेरिस जलवायु समझौता जब हुआ था, उस समय पेरिस जलवायु समझौते को वैसे भी एक टर्निंग पॉइंट के रूप में हम देखते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते के रूप में देखते हैं। जी हाँ, ये 2015 का समझौता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस समझौते के अंतर्गत हर एक देश को अपने स्वनिर्धारित यानी खुद से ही डिसाइड करना था कि हम किन टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं और किन टारगेट्स को लेकर के चलेंगे। तो इसकी जरूरत इस एग्रीमेंट के अंतर्गत इस तरह से इसको डिजाइन किया गया था कि कोई भी लक्ष्य किसी देश के ऊपर थोपे नहीं जाएंगे, बल्कि वे खुद ही इनको डिसाइड करेंगे। प्लस कुछ अगले वर्षों में जो लक्ष्य वे बनाएंगे उनको अपडेट करते जाएंगे और जैसे जैसे अपडेट करते जाएंगे उनको और बढ़ाते जाएंगे, उनकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे। मान लीजिए किसी वर्ष किसी देश ने कहा कि वो 1 टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे। ठीक, उसके बाद ऐसा होगा कि अगले वर्ष या अगले कुछ वर्षों में वो इस टारगेट को बढ़ाएंगे। ऐसा ही
किया जा रहा है। और जो लक्ष्य है वे 5 से 10 वर्षीय तक लगभग डिसाइड किए जाते हैं, अगले 5 साल या अगले 10 सालों के लिए। ठीक, तो भारत का जो इसके पहले एनडीसी आया था, जिसको हम अपडेट करने की बात कर रहे हैं, वो अक्टूबर 2015 में लाया गया था। और उसी एनडीसी में जो लक्ष्य थे, अब उनको भी अपडेट कर दिया गया है, लक्ष्यों को और बढ़ा दिया गया है। क्या क्या लक्ष्य थे उसमें? 2030 के लिए उसमें प्रमुख लक्ष्य शामिल थे, जैसे कि 2005 के स्तर से उत्सर्जन तीव्रता में जो कार्बन एमिशन की जो इंटेंसिटी है, उसको 33 से 35% तक कम करेंगे। भारत की जीडीपी के अंतर्गत जो एमिशन हो रहा है, उसको 33 से 35% तक रिड्यूस किया जाएगा। अगला, जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है, उसमें 40% हम गैर जीवाश्म नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे और 40% जो प्रोडक्शन है वो इन स्रोतों का इस्तेमाल करके करेंगे, यानी गैर जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय स्रोतों का। जीवाश्म ईंधन जानते ही आप, कोयला और पेट्रोल डीजल। तो 2030 तक वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर जो कार्बन सिंक है उसका प्रयास करेंगे, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, यानी हम कहें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, उसको कम करेंगे। ठीक, कितना? 2 से 3 बिलियन टन तक। और कैसे करेंगे? पेड़ पौधों की मदद से। क्या करेंगे? कार्बन सिंक करेंगे। इसमें हर शब्द का अपने आप में एक मतलब है, बहुत सारे आप समझ रहे हैं। कार्बन सिंक यानी कि आप जानते हैं कि कार्बन को अवशोषित कर लेना। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा कल्पना की गई है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मौजूद है उसको वनों के अंतर्गत ही अवशोषित कर लेंगे। तो जो वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में देखने को मिल रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है, उसको सिंक कर लिया जाएगा। ठीक, वायुमंडल से हट जाएगी और जो गर्माहट का प्रभाव है वो कम होने लगेगा। अब जो आधिकारिक रूप से हम बात करें कि पुष्टि कर दी है, किसकी किसकी की है उसको देख लें। 2 क्लॉज यहाँ पर प्रमुख रूप से देखने को मिले। पहला, उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 2030 तक जो 33 से 35% तक की बात अभी हमने पीछे देखी ना, उसको बढ़ा दिया है कि अब हम 45% तक कम करेंगे। ठीक, भारत ऐसा करेगा। अभी तक 35% तक की बात थी, अब 45%, 10% की इंक्रीमेंट। दूसरा, 2030 तक कुल बिजली उत्पादन का जो पहले हम बात कर रहे थे पीछे कि कितना करेंगे, 40% तक, अब कह दिया गया है कि इसको 50% तक नवीकरणीय स्रोतों से का उत्पादन किया जाएगा। ठीक, जो वानिकी लक्ष्य रखे गए थे उसमें कोई भी बदलाव इसके अंतर्गत दिखाई नहीं दे रहा। ये प्रमुख अपडेशन है जो शामिल किए गए हैं। ठीक, इसके अलावा एक चीज और, जब ग्लासगो 2021 में हुआ था, ग्लासगो सम्मेलन कहाँ हुआ था? यूके में। ठीक, इसको क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कुछ लक्ष्यों का निर्धारण किया था और एक जो मंत्र दिया था, उन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया था, याद होगा आप लोगों को। तो पंचामृत में कौन कौन सी प्रमुख बातें थी, इनको देखें। पहला यह था कि 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हम स्थापित करेंगे। ठीक, गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक 2030 तक। दूसरा, 2030 तक अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा हम उत्पन्न करेंगे। ठीक, अगला, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी का लक्ष्य रखा। इसके अलावा चौथा, 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता, जो कार्बन इंटेंसिटी है इकोनॉमी के अंतर्गत, उसको 45% से अधिक कम करेंगे। ठीक, अगला, 2070 तक नेट जीरो। तो इसमें जो दूसरा लक्ष्य है और जो ये वाला लक्ष्य है चौथा, इसको पूरा करने के लिए हमने देखा कि आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई है। ऐसा भी कहा गया है कि जब ये लक्ष्य पूरे हो जाएंगे तो बाकी के जो लक्ष्य हैं उनके दिशा में भी हम बढ़ रहे होंगे। लेकिन जो एक लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य, ये अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट होगा, क्योंकि कोई 5-10 सालों की तो बात है नहीं, 2070 अपने आप में अभी दूर है। और जो टारगेट है वो भी बहुत बड़ा है नेट जीरो का। नेट जीरो का मतलब आप सभी को पता है, नहीं पता तो एक बार डिस्कस कर लें कि जितना हम उत्सर्जन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बाकी की गैसों का, उतना ही हम उसको अवशोषित कर लेंगे। ठीक, तो जितना उत्सर्जन होगा उतना ही अवशोषण हो जाएगा, तो जो बैलेंस निकलेगा वो जीरो हो जाएगा।
यानी कि ना हमने उत्सर्जन किया, एक तरह से मान सकते हैं, लेकिन उत्सर्जन ना करना अपने आप में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको रोक तो नहीं सकते। ये कर सकते हैं कि जितना हो रहा है उत्सर्जन, उतना ही उसको अवशोषित कर लिया जाए। यही जो प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं? नेट ज़ीरो, कि ज़ीरो पर आ जाएगा, ठीक? तो 2070 तक का भारत ने जो लक्ष्य है, डिसाइड कर लिया है। अगर इसी को आप परिभाषा के रूप में देखना चाहें, तो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी किसी देश का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पूरी तरह से ऑफसेट करना। इस प्रक्रिया को ऑफसेट करना बोलते हैं, यानी कि एक तरह से हटा देना। कैसे? CO2 के अवशोषण के द्वारा, वही पेड़ पौधों के जरिए अवशोषित कर लिया जाए, या फिर कुछ ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि उनको कृत्रिम रूप से अवशोषित करने की व्यवस्था बनाई जा सके। और ये जो व्यवस्था है, ये प्राकृतिक रूप से है। ये प्रक्रिया अपनाई जानी है, लेकिन इसका टारगेट लंबा है, ठीक? अब बात करें भारत की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है अभी तक। ये जो हम डेटा डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो कहीं पर इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। जब भी आप कोई उत्तर लिखेंगे, तो उसमें इस डेटा का उल्लेख करते हुए फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई निबंध हो या फिर कोई उत्तर हो, उसमें जिक्र जरूर कर सकते हैं। भारत अपने मौजूदा लक्ष्यों को 2030 की समय सीमा से काफ़ी पहले हासिल कर सकता है, ठीक? या फिर करने की स्थिति में आ रहा है, ऐसा कई सारे रिपोर्ट्स या फिर सरकारी डेटा बता रहे हैं, ठीक? जैसे कि जो कार्बन की इंटेंसिटी है, वो 2016 में 2005 के स्तर से 24% तक कम हुई है। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2016 के बाद से अब तक इसमें और गिरावट आई होगी। लगभग 33 से 35% की जो हम बात पहले कर रहे थे, वो लगभग हमें प्राप्त होने वाला होगा। नहीं होगा तो कुछ समय में हो जाएगा, और उसके बाद लगभग 10% का ही लक्ष्य हमने बढ़ाया है, तो उसकी दिशा में अभी बढ़ेंगे। इसके अलावा जो गैर जीवाश्म ईंधन से 40% से अधिक बिजली उत्पादन करने की बात है, वो हम कर रहे हैं। तो भारत की जो 403 गीगावाट की वर्तमान स्थापित बिजली क्षमता है, यानी भारत में 403 गीगावाट हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, उसमें से 41.5% गैर जीवाश्म ईंधन द्वारा संचालित हो रही है। 41.5% में से भी 28% से ज़्यादा जो है वो अक्षय ऊर्जा से, यानी पवन, सौर या फिर कुछ अन्य परमाणु भी हो सकती है, ठीक? इसके जरिए बाकी जो 11% है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं हम जल विद्युत तकनीक का। जल विद्युत के जरिए बाकी 28% अक्षय ऊर्जा के जरिए, ठीक? यानी लगभग 41.5% तक हम जो है गैर जीवाश्म ईंधन के जरिए ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। बाकी जो बचा हुआ, फिर बाकी अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक? लेकिन चैलेंजेस कहाँ पर है? क्योंकि कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। जैसे 2030 के लिए जब हमने 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य है, और इसकी प्राप्ति करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। कैसे? क्योंकि अभी हम 403 गीगावाट का उत्पादन कर रहे हैं, इसमें से 236 गीगावाट से भी ज़्यादा जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है, यानी कि लगभग कितना हो गया? 58.5%। तो इतना तो हम अभी के लिए, यानी जो 250 के आसपास उत्पादन है, वो किससे कर रहे हैं? जीवाश्म ईंधन से, ठीक? अब गैर जीवाश्म ईंधन से कितना कर रहे हैं? जो बच गया 167 गीगावाट। इसमें भी जितने स्रोत हो सकते हैं गैर जीवाश्म ईंधन वाले, वो सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मिला करके इतना है। तो अगले 10 सालों के अंतर्गत हमें इसे लगभग 3 गुना तक बढ़ाना पड़ेगा, तब हम इसको यहाँ तक लाने की बात कर पाएंगे। यानी अभी हम 500 गीगावाट का लक्ष्य हमने रखा, अभी हम हैं 167 गीगावाट पर। तो एक बड़ा लक्ष्य है कि अगले 10 वर्षों में कैसे इतना बड़ा प्रोडक्शन कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा पुराना रिकॉर्ड है, उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि 2001-2 के बाद से हमने इसमें काफ़ी ठीक ठाक प्रोग्रेस की है, और जो गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पादित होने वाली ऊर्जा है, उसको काफ़ी ज़्यादा हमने प्राप्त किया है। इसके अलावा भारत के पास 2030 में अपने उत्सर्जन का कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं ना कि इतने परसेंट तक जो हमारी जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है, उससे इंटेंसिटी को कम कर देंगे, तो उसका कोई बेस हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई डेटा नहीं है। तभी एक समस्या ये आएगी कि जब बेस नहीं, तो फिर हम कैसे इसका पता लगा पाएंगे और कैसे उसमें गिरावट कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ अनुमान लगाए गए हैं भारत के लिए। तो 2018 में लगभग 3.5 बिलियन टन से बढ़कर 2030 तक लगभग 4 बिलियन टन तक जो वार्षिक रूप से उत्सर्जन है, वो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक? यानी 2018 में लगभग जो 3.3 बिलियन टन है, वो 2030 तक बढ़ करके 4 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा। अब अगर हम इसका एक अनुमान 2018 की बात कर रहा है, 2018 से 2030 तक देखें, तो लगभग 35 से 40 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन होने लगेगा। हमारा लक्ष्य है 1 बिलियन टन के आसपास,
उसको पूरा करने के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चैलेंज है ही। इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है या फिर आने वाले समय में आएगी और पहले भी आती रही है, वो किसकी है? वित्त की। यानी कि हमें इस दिशा में प्रयास करने के लिए धन की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार बहुत सारी अपनी योजनाएं हैं। मान लीजिए अगर हम कोयले की बात करें कि कोयले से जो विद्युत का उत्पादन है, इसको रातों रात तो बंद नहीं कर सकती। सरकार को भी इसके लिए बहुत सारे नए सोर्सेस को जनरेट करना होगा। अब नए सोर्सेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, दूसरी चीज फंडिंग चाहिए। तो ये समस्या शुरू से ही बनी हुई थी। पेरिस जलवायु समझौते के बाद जो विकसित देशों ने वादे किए थे, वो भी लगभग लगभग पूरे नहीं हो रहे थे। तो अभी ग्लासगो बैठक में इसको उठाया गया था और उसके बाद ऐसे प्रयास किए गए थे ताकि जो वित्त और जो टेक्नोलॉजी की बात है वो हस्तांतरण शुरू किया जा सके। ठीक, तो जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक भारत जैसे देश जो भी विकासशील है या फिर अल्प विकसित है, उनको अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में उनकी जो गति है वो भी धीमी होती रहेगी। प्लस उनको कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन भी नहीं मिल पाएगा कि वो उसको पूरा कर सके। प्लस इसकी कमी की वजह से वो ऐसा करने में भी पूरी तरह से सक्षम नहीं होंगे। तो निष्कर्ष यही है इस पूरे टॉपिक का, अगर हम कंक्लूड करें, कि इन दोनों चीज़ों की उपलब्धता जो वैश्विक स्तर पर हमेशा ही हमें कम देखने को मिलती है, विकसित देशों का इस दिशा में उदासीनता और उनका सहयोग कम देखने को मिलता है, इसको अगले आने वाली जो बैठक होगी उसमें दूर किया जाना चाहिए। या फिर ये मांग भारत ने पहले भी उठाई थी और अब भी भारत आगे उठा सकता है। तो इसकी जैसे ही पूर्ति होगी तो बाकी देश भी जो मौजूद हैं वे इस दिशा में प्रयास जरूर करेंगे। और भारत ने अभी तक बेहतर प्रयास किया है और आगे भी भारत कर रहा है। ठीक, चलिए अब देखें एक सवाल को जो प्रीलिम्स के स्तर पर है। सवाल है पेरिस जलवायु समझौते 2015 वाला कि बैठक को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अभी हम बात कर रहे थे ना कि ग्लासगो वाली कौन सी है, अभी मैं बताऊंगा नहीं आपको। तो सीओपी 17 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, सीओपी 24 या फिर सीओपी 26? कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब देना है आपको। ठीक, अब बढ़े मेंस वाला सवाल। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं बैठक में भारत द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्यों में से हाल ही में किन लक्ष्यों को पूर्ण करने की आधिकारिक स्वीकृति दी गई है? इन लक्ष्यों को पूरा करने से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। अब केवल इन लक्ष्यों में उन 2 लक्ष्यों की बात नहीं करनी है जिनको अभी आधिकारिक स्वीकृति दी है। पूरे पंचामृत में जो 5 लक्ष्यों की बात है उनके संदर्भ में आपको इस उत्तर को लिखने का प्रयास करना है। उदाहरण देते हुए बता सकते हैं, 250 शब्दों में को लिखिए। ठीक, तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।